तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमने चैप्टर पढ़ रखा है, एटम एटम एंड मॉलिक्यूल। उससे रिलेटेड हम आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम के बारे में सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने एक पीडीएफ शेयर कर दिया हूं ऑलरेडी। इन्हीं सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी एक आपका कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपका 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया गया है। और यह जो सोडियम कार्बोनेट है, यह रिएक्ट करता है 6 ग्राम इथेनोइक एसिड के साथ में। तो 6 ग्राम इथेनोइक एसिड, अगर इथेनोइक एसिड देखोगे तो इथेनोइक एसिड आपका आईयूपीएसी नामकलेचर है। इसका जो कॉमन नेम है यह है एस्टिक एसिड। यानी 6 ग्राम आपका सोडियम कार्बोनेट, आपका 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है? आपका 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 2.2 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ 5.3 ग्राम आपका वाटर भी बनता है। और 8.2 ग्राम आपका सोडियम इथेनोइड भी बनता है। आपको दिखाना है कि यहाँ पे सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विथ दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको दिखाना है कि यहाँ पे जो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यही स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? क्योंकि 5.3 ग्राम आपका सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम इथेनोइक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। तो अगर मैं बोलूं सोडियम कार्बोनेट, जिसका मोलिकुलर फार्मूला होता है Na2CO3, यह है आपका सोडियम कार्बोनेट। और इथेनोइक एसिड मतलब आपका एस्टिक एसिड। दिस इज इथेनोइक एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे? आपको पता है, जब भी कोई आपका मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। साथ ही साथ साल्ट का भी फॉर्मेशन होता है। क्योंकि आपका ये जो इथेनोइक एसिड है, यह एक टाइप का आपका एसिड है और ये आपका मेटल कार्बोनेट है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। साथ ही साथ आपका कोई ना कोई साल्ट बनेगा। यहाँ पे आपका जो साल्ट बनने वाला है वह है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो ये आपका साल्ट है सोडियम एसीटेट। और साथ ही साथ वाटर भी तब होगा, प्रोड्यूस होगा इस केमिकल रिएक्शन में। आप इस रिएक्शन को चाहो तो बैलेंस कर सकते हो इस तरीके से। आपको यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप दो लगा दिए तो यहाँ पर भी आपको दो लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो अब एक केमिकल रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। आपका जो सोडियम कार्बोनेट था वह था 5.3 ग्राम। और जो आपने लिया था इथेनोइक एसिड, इसकी जो क्वांटिटी थी, इसकी क्वांटिटी थी 6 ग्राम। और ये आपका जो क्या बना है? सोडियम एसीटेट, या इसी को आप बोलोगे सोडियम इथेनोएट, ठीक है। ये आपका कितना ग्राम बना है? तो ये आपका बना है 8.2 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस प्रोड्यूस हुई है, इसकी जो क्वांटिटी है वह 2.2 ग्राम है। और आपका वाटर जो बना है, वाटर की क्वांटिटी है 0.9 ग्राम, ठीक है। अब अगर मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ करना है तो मुझे इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा कि देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर मुझे इस बात को प्रूफ करना है
तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो टोटल मास था बिफोर रिएक्शन और जो टोटल मास है आफ्टर रिएक्शन, वो दोनों क्या है, इक्वल है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल ऑफ मास प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं निकालू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं इस बात को प्रूफ कर ले जाता हूं तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि हाँ भाई, यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है कौन कौन, तो रिएक्टेंट आपका ऐसा स्पीसीज जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ऐसे स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के तौर पे आपका सोडियम कार्बोनेट है। यानी मास ऑफ, अगर मैं यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट निकालूंगा टोटल मास, तो मुझे लिखना पड़ेगा मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे अगर आप निकाल लिखोगे तो आपका क्या होगा, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है, 5.3 ग्राम है, और मास ऑफ इथेनोइक एसिड कितना है, 6 ग्राम है, इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट था सोडियम एसिटोट, सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मास ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे तो मास ऑफ सोडियम एसिटेट यानी 8.2 ग्राम, आपका 2.2 ग्राम, और प्लस आपका मास ऑफ वाटर। ठीक है, इन तीनों का मास, जो कि आपके तीनों स्पीसीज का है, प्रोडक्ट है, तो तीनों का मास मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 11.1, 11.3 ग्राम। और इधर टोटल मास अगर आप ऐड करोगे, इस इधर का टोटल जो मास आएगा वो कितना आएगा, 11.3 ग्राम आएगा। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या है, इक्वल है। इस कारण से यहाँ पे आपका चूंकि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में जो टोटल मास है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो मास आपका न तो आपका डिस्ट्रॉय तो हुआ नहीं, और जो आपने लिया था सबस्टांस, वो ऑलरेडी उसका मास था। तो मास को ना तो आपने क्रिएट किया और न ही डिस्ट्रॉय कर पाया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। एक क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है, और हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि यहाँ पे आपका ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। और इसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। किस रेशियो में, इनका जो मास का रेशियो होता है कंबाइन करने का, वह होता है 1:8। यानी हाइड्रोजन अगर आप, इनका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। वाटर, इसको बैलेंस कर लो तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, और इनका जो मास रेशियो होता है वह कैसा होता है, 1:8। यानी अगर हाइड्रोजन आपका 1 गुना है तो उसका 8 गुना क्या लेना पड़ेगा आपको, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सपोज दैट आपका, आपने हाइड्रोजन लिया जो है, हाइड्रोजन आपने अगर x ग्राम लिया है, और इस x ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए जो ऑक्सीजन आपको चाहिए वह इसका 8 गुना चाहिए। इसका मतलब आपको 8x ग्राम आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी अगर आप क्या करना चाहते हो, x ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली अगर रिएक्ट करवाना चाहते हो, तो आपको 8 ग्राम या 8x ग्राम आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको कितनी जरूरत पड़ेगी, अब देखो, इसी तरीके से बोल रहा है कि वाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड, कितना ऑक्सीजन चाहिए अगर हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस को
कंप्लीटली रिएक्ट करवाना चाहते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो मुझे कितना ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि आप यहाँ पे 3 ग्राम हाइड्रोजन की आप बात कर रहे हो, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए आपको इसका 8 गुना, यानी इससे 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 24 ग्राम आपका ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, अगर आप 3 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करवाना चाहते हो ऑक्सीजन के साथ में, तो आपको 24 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका आंसर भी आपका दिया गया है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से बात करूं तो मेरा जो थर्ड अगला क्वेश्चन में देखता हूं, तो कह रहा है कि विच पास्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है पास्टुलेट विच पास्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज रिजल्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी डाल्टन जो थ्योरी था, डाल्टन ने 1808 में 1808 में जो उन्होंने डाल्टन ने एक आपका थ्योरी दिया था एटम से रिलेटेड, जिसको हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। उस थ्योरी के कुछ पास्टुलेट थे, हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उन सारे पास्टुलेट को। उस इनका जो पास्टुलेट था, वो कौन सा पास्टुलेट इनका इस बात को प्रूव करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसका जो लॉ है, इसको कौन सा इनका जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इनकी कौन सी संकल्पना इस बात को प्रूव करती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है किसी केमिकल रिएक्शन में। तो अगर आप देखोगे तो डाल्टन साहब ने क्या क्या बातें अपने जो अपने थ्योरी दिया था, जिसे हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, इससे कई सारे पॉइंट थे, कई सारे इनके पासुलेट थे, जिसमें में से इनका जो ये पासुलेट था कि एटम को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये इनकी जो संकल्पना थी, इनकी जो विचार था कि किसी एटम को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। यह जो संकल्पना है इनकी, यह इस बात को प्रूव करने के लिए पर्याप्त है कि मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। यही तो था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनका जो थ्योरी था, इनका जो पोस्टुलेट था कि आपका एटम को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में, या किसी फिजिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में या फिजिकल चेंज में। यही ला इनका, यही जो इनका पोस्टुलेट है, यही एनफ है, यही आपका पर्याप्त है इस बात को प्रूफ करने के लिए कि आपका किसी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ये तो क्वेश्चन हो गया, विच पास्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। जो लॉ ऑफ, देखो आपका जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन में जो
कोई भी केमिकल रिएक्शन कुछ जब होता है तो कुछ डिफिनिट रूल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में कुछ रूल फॉलो होते हैं। और कौन कौन से रूल है, तो इसके बेसिकली तीन रूल यहाँ पे हम लोग क्लास नाइन्थ में पढ़े हैं। कौन कौन सा रूल आपका, कौन कौन से लॉ फॉलो होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में? पहला आपका जो लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरा था लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का, जो कि क्या बोलता था, ये लॉ बोलता था, ये लॉ बोलता है व्हाट विल बी द सोर्स, व्हाट विल बी द सोर्स, व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ ए कंपाउंड, it always contain, it always contain, it always contain, what will be the source of a compound, it always contain a fixed mass ratio of different element, a fixed mass ratio of different element, different element। किसी कंपाउंड का, कोई कंपाउंड कहीं से भी ऑब्टेंड किया जाए, उस कंपाउंड में, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनका जो मास रेशियो होता है वह हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो अगर इस बात को मुझे प्रूव करना है तो डाल्टन जो थ्योरी था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी संकल्पना जो थी वो इस बात को प्रूव कर सकती है? तो ये डाल्टन जो थ्योरी था, इस डाल्टन थ्योरी का जो स्टेटमेंट था कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उनका जो मास होता है वह क्या होता है, सेम होता है। तो ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव ए सेम फिक्स मास, यानी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उनका मास जो होता है फिक्स होता है और सेम होता है। डिफरेंट, मान लो कोई पर्टिकुलर आपका एलिमेंट है, ठीक है, इस, अब मान लो कोई एलिमेंट आपका गोल्ड है, क्या है, गोल्ड। तो गोल्ड जो होगा, गोल्ड के एटम से मिलके बना होगा। ये आपका गोल्ड है, और ये जो मान लो गोल्ड का कोई पीस है, तो ये जो गोल्ड का है या गोल्ड के एटम से मिलके बना होगा। तो इसमें इस ये जो आपका क्या है, एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि यह ऐसा सबस्टांस है जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है। तो इस एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम है आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनका जो मास होगा, इनका जो मास होगा, इनकी जो साइज होगी, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, इनका जो वॉल्यूम होगा, सब क्या होगा, सेम होगा। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम जो होते हैं उनकी साइज, उनका मास, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनका वॉल्यूम, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट था इनका, ये भी हेल्पफुल है इस लॉ को प्रूव करने के लिए। और साथ ही साथ जो इनका एक और स्टेटमेंट था कि एटम जो किसी डिफरेंट, द एटम ऑफ डिफरेंट, the atoms of different element combine with each other in a fixed simple whole number ratio। यानी जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वह एक दूसरे के साथ में सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। ये वाला स्टेटमेंट भी इनके लिए क्या है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को प्रूफ करने के लिए क्या है, जरूरी है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये जरूरी है अगर आपको प्रूफ करना है डाल्टन थ्योरी से लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट का जो आपका ये, तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, AMU। तो कार्बन जो 12 है, तो कार्बन के तीन आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन के तीन आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, ये जो कार्बन 12 जो आपका आइसो, जो कार्बन है,
कार्बन का जो आइसोटोप आपका 12 वाला आइसोटोप है, इसका जो एक एटम का जो मास होता है, इसका 1/12, यानी इसका 12 गुना कम कर दोगे तो जो मास आएगा वही क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। यानी अगर आप बोलोगे द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द कार्बन 6 कार्बन 12 एटम आर कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। यही कह रहा था यहाँ पे, द मास इक्वल टू 1/12, यानी कार्बन जो 12 है ना, इसका जो एक एटम है, ये जो आपका आइसोटोप है 6 कार्बन 12, इसका जो एक एटम है, इसका मान लो जो भी मास है, वैसे तो होता है 12 AMU इसका मास होता है। अब इसका 1/12 कर दोगे ना, 1/12 कर दोगे, तो जो आपका मास आएगा वह क्या कहलाएगा, AMU। तो यानी कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है, इसका जो एक एटम है, इसका जो मास है, इसका 1/12 जो मास होगा वह क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। और आप जानते हो कि एक AMU इक्वल टू क्या होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन। एक मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का जो मास होता है वही क्या कहलाता है, एक प्रोटॉन का जो मास होता है वही कहलाता है 1 AMU। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻28 ग्राम। यही है आपका 1 AMU। ठीक है। और आज चलो आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आईज। ऐसा संभव क्यों नहीं है, ऐसा संभव क्यों नहीं है, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि हम किसी एटम को नेकेड आई से देख सके। इसका रीजन ये है कि देखो, कोई भी चीज हमको तब दिखाई पड़ती है, कोई भी पार्टिकल आपको तब दिखाई पड़ेगा जब उस पे पड़ने से, मान लो कोई भी पार्टिकल मुझे तब दिखाई पड़ेगा जब उस पार्टिकल पे पड़ने वाला जो आपकी लाइट है वह क्या हो, स्कैटर्ड हो। क्या हो, स्कैटर्ड हो। अगर कोई पार्टिकल किसी लाइट को स्कैटर्ड करता है तो वह पार्टिकल आपको दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इस स्कैटरिंग के लिए जरूरी है कि जो पार्टिकल है, इसकी जो साइज है, और इस रे की जो इस रे का जो वेवलेंथ है, इन दोनों क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, कंपेरेबल हो, मतलब एक दूसरे के या तो इक्वल हो, या तो पार्टिकल की साइज बड़ी हो। ठीक है। अगर पार्टिकल की साइज, लाइट का जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ से अगर इसकी पार्टिकल की साइज आपकी बहुत छोटी है इन कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो आपका लाइट स्कैटर्ड नहीं होगा। और जब लाइट स्कैटर्ड नहीं होगा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो विजिबल रे, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, विजिबल रे में आपके 7 रे आते हैं। कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और अगर विजुअल रे की बात करते हो, इसका तो जो आपका रेंज होता है वेवलेंथ का, वो कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। इनका जो रेंज होता है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे, चूंकि जो एटम का जो साइज होता है वह कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। एटम का जो साइज होता है वह लगभग 1 एंगस्ट्रॉन की इक्वल होता है। अब चूंकि वेवलेंथ बड़ा है आपका और पार्टिकल की साइज क्या है, छोटी है, इस कारण से आपको एटम नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है। एटम इज वेरी स्मॉल इन इट्स साइज, मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ विजुअल रेडिएशन। यानी विजुअल रेडिएशन के कंपेयर में जो एटम की साइज है वह बहुत ज्यादा छोटी है, जिसके कारण से जो पार्टिकल है वह लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता। और जब लाइट स्कैटर नहीं होगा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राइट डाउन दी फार्मूला। मुझे फार्मूला लिखना है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड में सोडियम है और ऑक्साइड का मतलब इसमें ऑक्सीजन है। तो अगर मैं इसका फार्मूला लिखूंगा तो यहाँ पे चूंकि सोडियम है और कौन है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ठीक है। हालांकि इस पे 2 निगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड है ना, तो ऑक्सीजन पे जब निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखोगे तो सोडियम का वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी, देखो
किसी आयन की जो वैलेंसी होती है वह उस पे प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। सोडियम की वैलेंसी 1 और ऑक्साइड आयन की जो वैलेंसी होगी, इस पे जितना चार्ज होगा वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी, जिसका वैलेंसी 2 होगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका फार्मूला बनेगा Na2O। Na2O। साथ ही साथ बात करो एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम, देखो इसमें दो एलिमेंट है, एक एल्यूमिनियम और दूसरा आपका क्लोरीन है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और क्लोराइड का मतलब क्लोरीन। यहाँ पे चूंकि क्लोरीन पे जब निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इस पे बन जाएगा, एक कहलाएगा क्लोराइड आयन। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और क्लोराइड की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा AlCl3। यहाँ पे AlCl3। इसी तरीके सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, इसमें दो एलिमेंट है, सोडियम और सल्फाइड। सोडियम की वैलेंसी 1 और सल्फाइड, सल्फाइड का मतलब सल्फर पे दो नेगेटिव चार्ज, तो सल्फाइड की वैलेंसी 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा Na2S। यहाँ पे आपका ए वाला। और फिर कह रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH पे निगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे OH, OH का होल ट्वाइस, ये वाला आपका बन गया। इसी तरीके से आप बात करते हो राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय द फार्मूला। इसका क्या नाम है, एल्युमिनियम, और ये आपका सल्फेट आयन है तो इसका नाम होगा एल्युमिनियम सल्फेट, इसका नाम होगा कैल्शियम। और क्लोरीन, चूंकि क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होगा तो इसका नाम होगा कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम होगा पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम होगा पोटेशियम नाइट्रेट और इसका नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि आप जानते हो किसी भी कंपाउंड का जब आप नाम लिखते हो तो नाम लिखने के लिए क्या जरूरी है, पहले वो जब भी कोई आपका आयनिक कंपाउंड होगा, यानी जो ऐसा कंपाउंड जो आयन से मिलके बना होगा, तो पहले आप कैटायन का नाम लिखते हो, फिर उसके बाद आप एनायन का नाम लिखते हो। ठीक है, जैसे मान लो यही है, मुझे लिखना है एल्युमिनियम सल्फेट का, मुझे नाम लिखना है, तो कैसे मैं नाम लिखूंगा, तो यहाँ पे मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन पॉजिटिव चार्ज है और कौन निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, अगर इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यानी 2 एल्युमिनियम। यहाँ पे जो एल्युमिनियम होगा वह एल्युमिनियम पे +3 चार्ज के रूप में प्रेजेंट होगा। और जो आपका 3 सल्फेट है, 3 सल्फेट, यहाँ पे जो सल्फेट है, सल्फेट पे कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। तो यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है कि जो सल्फेट है, सल्फेट पे कितना चार्ज होगा, -2 चार्ज होगा। तो इस तरीके से बात करोगे, देखो कैटायन का नाम पहले लिखते हो तो कैटायन कौन था आपका, एल्युमिनियम था। और फिर एनायन का नाम लिखते हो, एनायन कौन था आपका, सल्फेट था। तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि कैटायन का नाम पहले लिखोगे तो कैटायन जिस एलिमेंट का होगा उसका उस एलिमेंट का नाम लिखोगे। एलिमेंट है आपका एल्युमिनियम, तो हमने एल्युमिनियम लिख दिया और साथ ही साथ एल्युमिनियम। अब फिर एनायन का नाम लिखोगे, एनायन क्या था आपका, सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे कैल्शियम पे टू पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर ऐसे आप तोड़ोगे तो कैल्शियम +2 और 2 क्लोराइड आयन। ठीक है, टोटल जो चार्ज होता है किसी कंपाउंड पर वह कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, तो आपका मिलकर क्या होगा, 0 चार्ज। तो बड़ा आसान ही था। व्हाट इज द मीन बाय द टर्म ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले से आप क्या समझते हो, केमिकल फार्मूला जो होता है वह किसी सबस्टांस का शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी केमिकल सबस्टांस का शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन इन द टर्म ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इन दिस इन दिस का इन दी the shortcut representation of a chemical substance in the term of symbol of element and the number of various element present in it are called chemical formula। किसी भी केमिकल सबस्टांस का शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन किसके टर्म में, सिंबल के टर्म में, जो एलिमेंट उसमें है सबस्टांस में, उस एलिमेंट के सिंबल के रूप में अगर उसका शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन कर देते हो, जैसे मान लो आपका सोडियम क्लोराइड है, इस आपका सोडियम क्लोराइड,
ठीक है। एक कोई आपका कोई केमिकल सबस्टांस है, इसका चूंकि ये जो अभी नाम लिखा गया है, यह नाम वर्ड्स के फॉर्म में लिखा गया, किस फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में लिखा गया। अब इसको मुझे शॉर्टकट बनाना अगर है, तो इसका शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो? इसमें जो आपका एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन है। तो इसका, इस सबस्टांस का शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन किसके टर्म में, सिंबल ऑफ एलिमेंट के फॉर्म में। तो सोडियम, तो सोडियम हो गया। इसका शॉर्टकट, सोडियम का शॉर्टकट सिंबल क्या होता है, Na होता है। क्लोराइड का शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस तरीके से। ठीक है। तो ए बन गया आपका फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, किसी केमिकल सबस्टांस का शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन इन द टर्म ऑफ सिंबल एंड नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। उस केमिकल सबस्टांस के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, उनका सिंबल का हेल्प लेकर के, और साथ ही साथ वो कितने नंबर में प्रेजेंट हैं, संख्या में कितने हैं, उनको हम लोग नंबर के रूप में हम लोग यहाँ पे एब्रीविएशन के तौर पे यूज कर लेंगे। और उस, इन दोनों के हेल्प से हम लोग जो शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे किसी केमिकल कंपाउंड का, केमिकल सबस्टांस का, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल फार्मूला। ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।